हेलो फ्रेंड्स, तो यूपी टेट के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं हम। जी हाँ, यहाँ पर हिंदी के अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ से आपके यूपी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के चांस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत बात करता है। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है यहाँ पर। तो जो बहुत बात करता है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? वाचाल। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसका उत्तर क्या होगा? अगम होगा। हर काम को देर से करने वाला। तो देर से करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका भोजन दूध ही हो। मतलब जिस व्यक्ति का भोजन क्या हो? दूध हो, उसे क्या कहते हैं? दुग्धाहारी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आर पार देखा जा सके। क्या कहते हैं उसको? पारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दो पर्वत मान लीजिए ऐसे होते हैं ना, तो इनके बीच की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बिना घर का, मतलब जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनिकेत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द। और एक प्रश्न यहाँ से 100% बनने वाला है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुघ्न कहेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, क्रिया से संबंधित प्रश्न है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु, है ना। और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां कौन सी होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में अगर हम कारक की बात करते हैं तो 8 कारक चिन्ह होते हैं, और संस्कृत में बात करते हैं तो वहाँ पर 6 कारक होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट दिया गया है, ठीक है। एक कारक की बात नहीं की जाती है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा से एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, इसका हालांकि एग्जाम्पल देकर। ठीक, तो संज्ञा से यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, द्रव्यवाचक होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम्पल 4 दे दिए जाते हैं, ठीक है, ABCD करके, और पूछ लिया जाता है कौन सा जो है इसमें से नहीं है, या फिर कौन सा जो पूछना है उसका पूछ लेगा। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, राम बहुत, है ना, तो बहुत सुंदर है। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता कौन बताता है? बहुत। तो ये बात कह रहा है बहुत, तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम यहाँ पर देखिए, परिभाषा तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना, उसी के बेस पे आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, अब यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर पुरुषवाचक, और इससे एग्जाम्पल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, या कोई वाक्य दे दिया जाता है उसमें पहचानने को होता है, या अंडरलाइन वर्ड दे दिया जाता है कि पहचाने कौन सा ये वर्ड, कौन सा सर्वनाम है। ठीक, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो फिलहाल ये आपको पता होगा, किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, है ना। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक।
काल के भेद अगर हम बात करते हैं तो 3 काल होते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। चलिए, यहाँ वर्णमाला से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है ना, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान है तालु, है ना। नेक्स्ट है व वर्ण का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठा, आपने पढ़ा होगा, है ना, वकारस्य दंतोष्ठा, तो यहाँ पर ये दंत ओष्ठ दोनों से होता हुआ ये निकलता है। ग का उच्चारण स्थान है, तो ये उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो कंठ है। फिर क का उच्चारण स्थान, ये भी कंठ है ना, कंठ तालव्य मूर्धा दंतोष्ठ ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहली जो पंक्ति होती है वो कंठ होती है। फिर अगले बात करेंगे हम वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप जो है वर्णमाला लिखते हैं क ख ग घ ग, तो यहाँ पर इसके अलावा आपको 5 ऐसे लाइन दिखती हैं, ठीक। तो ये वर्ग होते हैं, पहला वर्ग ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा। यहाँ बात कर रहा है द्वितीय और चतुर्थ, तो याद रखिएगा जो द्वितीय और चतुर्थ होता है, ठीक, तो ये क्या होते हैं, महाप्राण। बाकी जो 3 बचते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक। अल्प आता है, फिर महा आएगा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। ए अय का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए अय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है, ठीक है। ये कंठ और तालु दोनों से होकर निकलते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर घ का उच्चारण स्थान कंठ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर हम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो बने रहिए क्लास में और शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ण के प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण, मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम वे होते हैं अल्प प्राण, अभी हमने बतलाया था। फिर मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, है ना, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं, तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या कहलाती हैं, संश्लिष्ट कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पहचानना है वाक्य में क्रिया किस रूप में प्रयोग की गई है। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। एक तो पहली बात, जो सकर्मक क्रिया होती हैं उसमें से द्विकर्मक क्रिया भी होती है, एक कर्मक भी क्रिया होती है, ठीक। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। कर्म कौन कौन से हैं, शिक्षक जो क्या करता है, विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्रिया तो पढ़ाना है लेकिन कर्म बात करें तो यहाँ पर हिंदी और विद्यार्थी हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे कौन है, किस प्रकार का सर्वनाम। देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो मुझे यहाँ पर कौन सा होगा, उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड, तो यहाँ पर मुझे कौन में आएगा, उत्तम पर्सन, उत्तम पुरुष में आएगा। मानव शब्द का विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द का विशेषण क्या बनता है, मानवीय बनता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो आकाश में उड़ रही है मतलब अकर्मक क्रिया, उड़ रही है ना, तो क्या उड़ रही ये नहीं पता है भाई, ये तो चिड़िया करता है यहाँ पर, ठीक, लेकिन कर्म यहाँ पर नहीं है। पशु शब्द का विशेषण है पाशविक, पाशविक जो होता है पशु का विशेषण बनता है। नेत्री का पुल्लिंग नेता होता है, अगर पूछा जाए नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। उत्कृष्ट का विश्लेषण क्या होगा, उत्कृष्ट का विश्लेषण विशेषण जो है, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट, ठीक, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। काम का तत्सम क्या होता है, कर्म होता है, अगर कर्म का तद्भव पूछे तो हो जाएगा आपका काम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूध का शब्द जो है तत्सम रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो दूध का जो इम्पॉर्टेंट मतलब तत्सम क्या होगा, दुग्ध होगा। फिर अगर हम बात करते हैं प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर हम, ठीक, तो ये जो कि अगला क्वेश्चन है च छ ज झ जो है ये व्यंजन के उच्चारण के मुखांगों के व्यवहार के आधार पर बताना है, तो ये कौन से होते हैं, तालव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, तो मुझे अभी हमने बात की थी, ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य में अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह धीरे धीरे आ रहा है, तो इसमें जो है अव्यय है ना, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मानव शब्द में विशेषण। मानवीय, मानव शब्द से बना मानवीय, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये अकर्मक है या सकर्मक? यहाँ पर अकर्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य रहता है, रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बतानी है, तो कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा में? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? निवृत्ति होता है। यहाँ पर कई सारे टॉपिक लिए हमने, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतरंग का विलोम है। अंतरंग का विलोम क्या होता है दोस्तों? बहिरंग होता है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे वीडियो तो इसे एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। गुप्त का विलोम शब्द अगर बात करें तो गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? शामिस का आमिष होगा। नेक्स्ट गमन का विलोम शब्द अगर बात करें तो हम आगमन होता है गमन का विलोम। चलिए अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का है विमुख। फिर सुकारार्थ, सुकारार्थ का विलोम शब्द क्या है? अकारार्थ, ठीक। यहाँ पर अगानत का विलोम क्या होगा? आगत, अनागत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये अनागत होना चाहिए, अनागत, ठीक ना। तो अनागत का विलोम आगत होगा। नेक्स्ट है उपमान का विलोम। उपमान का विलोम क्या होता है? उपमेय होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मौन का विलोम मुखर होता है, ठीक है ना। चलिए एक 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। मतलब कौन से प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है? तो यहाँ पर एकांगी प्रयास की अपेक्षा कौन सा अधिक प्रबल होता है? आपका सामूहिक प्रयास। 59 क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर किस चीज से देना ही मनुष्यता है? तो सदाचार से देना ही मनुष्यता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 60 नंबर प्रश्न है, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनके द्वारा दशरथ के द्वारा दिया गया शाप जो है दशरथ को, वो भी एक वरदान कहा गया है। नेक्स्ट है, सत्य बोलो मगर कटु मत बोलो। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, ठीक है ना। तो किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है यहाँ पर, क्योंकि मत प्रयोग हुआ है ना, मगर। नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। वाक्य आपको पता होने चाहिए। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो संयुक्त में जैसे कि और वगैरह ये सब आ जाते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, मतलब दूसरे पर आश्रित होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जब तक वह घर पहुँचा, है ना, तो ये वाक्य किस पर आधारित है? उसके पिता आज जा चुके थे, या दूसरा वाक्य इस पर आधारित हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे 63 नंबर पर। यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, ठीक है। तो में वाक्य का प्रकार है, तो ये विधिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट जिसे हम असर्टिव कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 64, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो किस प्रकार का? अगर वाच्य की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा है? कर्तृवाच्य है। 65 नंबर है, व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी। तो कौन सा वाक्य है? यहाँ पर मिश्र वाक्य है, ठीक है। कॉमा लगा के आगे जोड़ा गया है। देखिए, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। तो यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है। कितना जानते हैं ना, तो ये वर्ड आ गया प्रश्नवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है।
अगला है मैंने गीता पढ़ी, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? मैंने गीता पढ़ी, तो ये कौन सा होगा? यहाँ पर सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट बढ़ेंगे, वाक्य में जो शब्द का काम करने में अर्थ में होता है, मतलब वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में होता है उसे क्या कहते हैं? जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद को अगर हम इंगित करते हैं तो कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द, क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? करण कहलाता है। अगला प्रश्न है, विभक्ति किस कारक है? से विभक्ति, जो से आता है किस विभक्ति में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आता है करण में, ठीक ना। चलिए अगला है प्रश्न हमारा, अपादान कारक की विभक्ति है, तो अपादान से अलग होने में, है ना, से अलग, तो से अलग आ गया, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। 74 नंबर प्रश्न है, वह चटाई पर बैठा है, इस वाक्य में, तो यहाँ पर अधिकरण होता है आधारो अधिकरणम, जिस पर जो आधार बताया जाता है ना, तो यहाँ पर चटाई क्या है? आधार है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अगला है, मोहन घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो गिर पड़ने में देखियो क्या होता है, मान लीजिए ये घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो ये घोड़ा है, अगर इस पर मोहन बैठा है तो वो गिर के क्या होगा? गिर के हो जाएगा अलग, तो अलग होने मतलब घोड़े से अलग हो गया, तो घोड़े से अलग होने में, तो अलग होने की वाली का बोध होता है, तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। चाहे वो पत्ते गिरने की बात हो, चाहे किसी व्यक्ति के छत से कूदने की बात हो, है ना, तो वहाँ अलग होने का भाव होता है। फिर है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक, ठीक। फिर नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं, पता है आपको? 79 है, जलमग्न में कौन सा कारक है? तो जलमग्न में अधिकरण का कारक है, तो कहते हैं ना जल में मग्न, जलमग्न में अगर हम तोड़ेंगे तो जल में मग्न या जल में हो जाना ना। फिर है, जलधारा में कौन सा कारक है? जलधारा, जल की धारा, इसका मतलब अगर हम करेंगे तो जल की धारा, तो ये बनेगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देव प्लस इंद्र, है ना, तो देव प्लस इंद्र, तो इसमें कौन सा होगा? गुण संधि होगा, यहाँ अ और ई मिलकर ए बन रहा है। चलिए, निस्सार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निस्सार, तो निह प्लस सार होता है ना, इसका संधि विच्छेद निस्सार। अगला क्वेश्चन है, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, गिरीश गिरि प्लस ईस होगा ना, और यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट है, अनियाय में मेल से कौन सा शब्द बनता है? अन्याय बनता है। 85 नंबर है, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। बढ़ेंगे 86 नंबर प्रश्न पर, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में विसर्ग संधि है, नहीं प्लस चल होता है ना। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ, है ना, यहाँ पर क्या होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर अगर विच्छेद की बात पूछे तो जगत, ठीक है, जगत प्लस नाथ होता है, जगत प्लस नाथ होगा, जगन्नाथ। अगला है 88 नंबर प्रश्न 88, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार होगा। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष होगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं सप्तऋषि का संधि विच्छेद, सप्त प्लस ऋषि होगा, ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सी समास है? प्रति प्लस एक, प्रति, यहाँ पर प्रति क्या है? अव्ययी भाव समास में यूज होता है, ठीक, तो ये कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी है क्लास, है ना, अगर आपको पसंद आ रहे तो लाइक एक ज़रूर करिएगा, ताकि आगे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना, अगर आप लाइक करते हैं तो। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, देशांतर में समास कौन सा है? तो यहाँ पर देशांतर में कर्मधारय समास होता है। 6 प्रकार के समास रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर,
रामानुज में समास है, तो यहाँ पर रामानुज में बहुव्रीहि समास है। तो राम अनुज मतलब यहाँ पर तीसरा अर्थ निकलेगा, जो किसके लिए निकलेगा आपको पता है। वनवास में समास होता है, तो वनवास में तत्पुरुष समास होता है, वन में वास, ठीक है ना। यहाँ में का विभक्ति होता है, ठीक, में का लोप होता है। अगला है नीलकमल में समास है, तो नीलकमल में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल, यहाँ विशेषण विशेषता की बात होती है ना, विशेषण विशेष्य, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला है अनायास में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है? तो लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। फिर अगला क्वेश्चन है कन्यादान में समास कौन सा है? तो कन्यादान में तत्पुरुष समास होता है, ठीक। नेक्स्ट है चौराहा में समास। चौराहा में काफ़ी रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है? ठीक, द्विगु समास में पूर्व पद जो है संख्यावाची होगा। तो यहाँ पर चौ मतलब संख्यावाची हो रहा है, 4 से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? मही प्लस ईश होगा। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? मही प्लस ईश, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा। अगला है भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय संधि विच्छेद होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद नव प्लस ओढ़ा। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका, ठीक। पावक का संधि विच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है, पौ प्लस अक काफ़ी बार रिपीट होता है। यहाँ पर देखिए दुष्चरित्र का संधि विच्छेद दुह प्लस चरित्र, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। मृगेंद्र का संधि विच्छेद मृग प्लस इंद्र होता है। मृग प्लस इंद्र कौन सी संधि है इसमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट है सुरेंद्र का संधि विच्छेद सुर प्लस इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आचार होगा। यहाँ पर संधि कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होगा, ठीक है, गुण संधि है यहाँ पर। नेक्स्ट है हैदराबाद में कौन सी समास है? कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है हैदराबाद। नेक्स्ट है राम कहानी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है राम की कहानी, ठीक ना। चंद्रमौली में कौन सी समास है? कौन सा समास है? यहाँ पर सी नहीं सा होगा। तो चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि में कौन सा समास है? तो मंद बुद्धि में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय, नीली है जो गाय, तो कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाव में कौन सा समास है? प्रति जहाँ लगा हो वहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह में कर्मधारय समास होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है शाखा मृग। देखिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक ना। शाखा मृग में कौन सा समास है? शाखा मृग में बहुव्रीहि समास है। वीणा पाणी में कौन सा है? वीणा है हाथ में जिसके कौन होता है? वो सरस्वती जी होती हैं, ठीक है। तीसरा अर्थ निकलता है इसलिए उसमें हो जाता है बहुव्रीहि समास। फिर है अगला नवयुवक। नवयुवक में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? विज्ञान में उपसर्ग की बात करते हैं तो वी होता है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? निर्वाह में निर उपसर्ग होता है। अगला प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल शब्द में जो है प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस क्लास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? चिरायु शब्द में चिर उपसर्ग प्रयुक्त है। 125 नंबर है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम। कभी देखिए आपको ऑप्शन में क्या देंगे, वो संग दे देंगे, है ना, ऐसे करके कि आप कंफ्यूज हो जाएं, जबकि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लगभग माँ ही हलंत लगा होता है, वही उपसर्ग होता है। 126 नंबर है
बेइंसाफ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बे, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। प्रत्यु कहीं अगर बात आए, आधाता के बाद यू आए, कहीं पर भी या आए तो समझ जाना प्रति है। फिर है प्रतिकूल में भी प्रति उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 129 नंबर प्रश्न, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सत उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिया गया आ, मतलब आदेश में उपसर्ग है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में लगकर जो है उसके अर्थ में बदलाव ला दे देते हैं। तो यहाँ पर बाद में क्या लगा है? ला लगा है, धुंधला। 132 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त है, तो यहाँ पर हर्ता। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द में स्त्रीवाचक मतलब बनाने के लिए अनुज का स्त्री क्या होता है? अनुजा होता है। तो यहाँ पर आ प्रत्यय लगेगा बाद में, तो वो बन जाएगा अनुजा। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त, तो अक्कड़ जो है ये है प्रयुक्त प्रत्यय। फिर है ऊंचाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो यहाँ पर ऊंचाई शब्द में आई प्रत्यय प्रयुक्त होता है। फिर जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आनी प्रत्यय है। फिर प्राचीन शब्द में प्रयुक्त ईन होता है, प्राचीन, ठीक है ना। 138 नंबर प्रश्न है, भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भगोड़ा शब्द में ओड़ा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कब्रिस्तान में स्थान होता है लास्ट में, ठीक ना, तो स्थान, कब्र प्लस स्थान, कब्रिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यादव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यादव, तो यहाँ पर वा जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 141 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। फिर अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण, अ और अह को अयोगवाह वर्ण, क्योंकि इनको योग मतलब हिंदी वर्णमाला में इनको जोड़ा नहीं जाता है, इनकी काउंटिंग नहीं करी जाती है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, हंस में लगा जो ऊपर बिंदी होता है ये चिन्ह क्या कहलाता है? इसे अनुस्वार कहते हैं। जो अंश से अंगूर वाली कहते हैं ना बिंदी, ये वाली, इसे अनुस्वार कहा जाता है, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। 144 नंबर है, चांद शब्द में जो बिंदी लगी होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अनुनासिक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपके ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे। तो देखिए ज़्यादातर अगर ऑप्शन बिना ऑप्शन किए अगर आप उत्तर निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक चीज़ रहेगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष, यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, केवल होगा विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किस से होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। तो यहाँ पर 150 प्रश्न थे, आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जैसे रहेगी क्लास, जैसे आपको लगी है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।